नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किडी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है कर्मों की सजा। दोपहर का वक्त था। गर्म हवा जैसे लोगों की हिम्मत पिघला रही थी। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी अभी रुकी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर यात्रियों की भीड़, चाय वालों की आवाजें और ट्रॉली खींचते कूली सब एक शोर में घुल गए थे। ट्रेन से एक युवक उतरा। आरव, उम्र लगभग 27 साल। चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता। वह दुकान से पानी की बोतल खरीद रहा था। पैसे देने के बाद जब पर्स वापस डालने लगा, तभी पर्स नीचे गिर गया। वो ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा कि तभी पीछे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, एक्सक्यूज मी यंग मैन, योर वॉलेट। आरव पलटा और सामने जो दिखा उसने उसे रोक दिया। एक भिखारी, फटे पुराने कपड़ों में दुबला पतला शरीर, बाल बिखरे, आंखों के नीचे काले घेरे और साथ में एक बैसाखी। ध्यान से देखा तो दूसरा पैर आधे से कटा था। उसकी आत्मा कांप गई, लेकिन आवाज में इतनी शालीनता और इंग्लिश की फ्लुएंसी देख वो चौंक गया। भिखारी ने आगे बढ़कर उसका पर्स उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स अंकल, आरव ने कहा, थोड़ा चेपते हुए। कीप इट केयरफुली सन, उस भिखारी ने मुस्कुराकर कहा। आरव के मन में सवाल उठे। एक भिखारी जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इतनी अच्छी इंग्लिश तो उस कंपनी का बॉस भी नहीं बोल पाता था जहां मैं काम करता था। उसने पूछा, आप कहाँ से हैं अंकल? आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। आप इस हाल में? ये बात हजम नहीं हो रही। भिखारी मुस्कुराया और बोला, माई चाइल्ड, यू डोंट हैव इनफ टाइम टू लिसन टू माई ओल्ड worn आउट स्टोरी। यू विल मिस योर ट्रेन। अब तो आरव के मन में और भी तूफान उमड़ने लगा। वो इन भिखारी अंकल की कहानी सुने या ट्रेन पकड़े। उसकी सीट की रिजर्वेशन भी थी। तभी ट्रेन ने हॉर्न बजाया। भिखारी बोला, गो, यू विल मिस योर ट्रेन। आरव अपने मन के तूफान को संभालते हुए भागकर ट्रेन में गया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। भिखारी पीछे मुड़ा और जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी अंकल, आई एम फ्री नाउ, विल यू टेल मी योर स्टोरी? भिखारी हल्के से मुस्कुराया और बोला, कम हियर। आरव जिज्ञासावश भागता हुआ आया। स्टेशन के उस सीमेंट से बनी सीट पर उस भिखारी को बैठाया और बोला, बाबा, मैं समझ चुका हूँ आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं। मेरे कपड़ों पर मत जाइए। भिखारी मुस्कुराया। मुझे लगा तुम किसी अच्छे से आईटी कंपनी में काम करते होगे। आरव थोड़ा उदास हो गया और बोला, हाँ अंकल, करता था, पर 2 साल पहले छोड़ दिया। मुझे वहाँ की मशीन जैसी जिंदगी पसंद नहीं आई, इसलिए 2 साल काम करके मैंने छोड़ दिया और अभी अपनी वर्कशॉप चलाता हूँ। पर मैंने अपनी ट्रेन खुद की कहानी बताने के लिए नहीं छोड़ी, आपके लिए छोड़ी है। आपकी लैंग्वेज देखकर लगता नहीं कि आप भिखारी हैं। ऐसा क्या हुआ बाबा आपके साथ जो आप यहाँ इस हाल में हैं? भिखारी के चेहरे की मुस्कान धीरे से गायब हो गई। उसने कहा, क्या करोगे मेरी कहानी जानकर? अब बस यही सच्चाई है। ये रेलवे स्टेशन ही मेरा घर है, यही तक मेरी दुनिया है। आरव की जिज्ञासा और बढ़ी। उसने उस भिखारी का हाथ थामकर विनती की, बाबा, मुझे लगता है कि मुझे आपसे जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। भिखारी बोला, तुमने मेरा मोटर्स का नाम सुना है? आरव बोला, हाँ, कुछ साल पहले वो कंपनी काफी तेजी से ग्रोथ कर रही थी, पर अब तो बस किसी तरह चल ही रही है। मार्केट से उसका दबदबा ही चला गया है। क्यों? क्या आप उस कंपनी में काम करते थे? भिखारी आसमान की ओर देखते हुए बोला, मैं उसका फाउंडर अशोक मेहरा हूँ। आरव को जैसे सदमा सा लग गया। उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो चौंक कर बोला, क्या? आप अशोक मेहरा? पर आप तो अमेरिका गए हैं ऐसा मुझे पता चला था। भिखारी की आंखों में नमी आ गई। आंखें दूर शून्य में टिक गई, जैसे वह किसी पुराने संसार में लौट गया हो। उसने कहना शुरू किया, कभी इस देश की एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक था मैं। इंजीनियर था, लेकिन सपना सिर्फ खुद के लिए नहीं, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ बनाने का था। अपनी मेहनत, अपने पसीने और रातों की नींद बेचकर मैंने एक कंपनी खड़ी की, मेहरा मोटर्स। उससे पहले मैं तुम्हारी ही तरह एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था। 5 साल तक वहां काम किया। वहां से काफी अनुभव मिला।
उसी अनुभव के आधार पर और कुछ थोड़ी बहुत बचत से एक ऑटो पार्ट्स का वर्कशॉप खोला। दिन भर कंपनी में घिसता और रात को अपने वर्कशॉप में। तब मेरा बेटा रौनक छोटा था। वो मुझे काम करते हुए देखता और कहता, पापा मैं आपके जैसा ही मेहनती बनूंगा। इतना बोलते हुए अशोक जी की आंखों से आंसू टपक गए। उन्होंने आगे कहा, जब मेरा वर्कशॉप अच्छा चलने लगा तो मैंने कंपनी छोड़ दी और पूरा समय वर्कशॉप को दिया। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने उस वर्कशॉप को मेहरा मोटर्स कंपनी में बदला। कंपनी अच्छी चलने लगी। मैंने मेरे बेटे को अमेरिका से इंजीनियरिंग करवाई ताकि मेरे बाद वो इस कंपनी को आगे ले जाए। जब वो अमेरिका से आया तब तक मेरी कंपनी इंडिया के टॉप ऑटोमोबाइल कंपनियों में गिनी जाने लगी। उसे आए 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उसने मुझसे कहा, डैड अब आप इस कंपनी से रिजाइन ले लीजिए, मैं अब इस कंपनी को संभाल सकता हूँ। मैंने कहा, बेटा भले ही तुम अमेरिका से पढ़कर आए हो पर तुम्हें भारत के मार्केट के बारे में नहीं पता। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। जब समय आएगा मैं खुद तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। कौन सा मुझे ऊपर लेके जाना है। बात आई गई हो गई। रौनक मेरी बात समझने लगा। कुछ समय बाद मैंने उसके लिए अच्छी सी लड़की देखी। जब मैंने उससे रिश्ते की बात की तो उसने मना कर दिया और बोला, डेड मेरी पीए को पसंद करता हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को वो लड़की यानी तानिया बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मैंने अपने बच्चे की खुशी के लिए शादी के लिए उसे भी मना लिया। पर मुझे क्या पता था कि मैं बहू नहीं बर्बादी ला रहा हूँ। तानिया शुरू के कुछ महीने तक एक अच्छी बहू की तरह ही थी। मैंने सावित्री को समझाया, देखो तुम ही गलत थी। तानिया एक अच्छी लड़की है, वो मेहनत करके आगे आई है। शायद यही बात हमारे बेटे को पसंद आई हो। तानिया अशोक जी और सावित्री का पूरा ख्याल रखती, पर साथ साथ वो अब कंपनी भी जाने लगी। इस बार पीए नहीं, कंपनी की बहू यानी मालकिन बनकर। उसकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। वो धीरे धीरे कंपनी के हर छोटे बड़े मामले में दखल देने लगी। एम्प्लॉय से लेकर अकाउंट तक सब पर उसकी नजर रहती। मैंने भी सोचा कि तानिया बहुत एक्टिव लड़की है, मेरे बाद वो बहुत अच्छे से कंपनी संभाल लेगी। लेकिन अब रौनक हमसे कटा कटा सा रहने लगा। वो ना तो घर में ज्यादा बात करता ना ऑफिस में। हम दोनों के बीच कुछ बात होती भी तो तानिया के माध्यम से। एक दिन तानिया ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवाया। उसने मुझे बताया कि यह शेयर ट्रांसफर का एक सामान्य दस्तावेज है, जिससे कंपनी में उसका नाम जुड़ जाएगा, क्योंकि तानिया आधिकारिक रूप से कंपनी का हिस्सा नहीं थी। मुझे भी तानिया ने प्यार से समझाया, पापा यह तो बस फॉर्मेलिटी है, ताकि रौनक आधिकारिक तौर पर डायरेक्टर बन सके और कंपनी में मेरा भी थोड़ा बहुत अधिकार रहे। मैंने आंखों पर चश्मा लगाया, थोड़ा पढ़ा, फिर विश्वास से साइन कर दिया। कुछ ही हफ्तों बाद मुझे समझ आया, कंपनी का सारा मालिकाना हक रौनक और तानिया के नाम ट्रांसफर हो चुका था। अब मैं केवल नाम का संस्थापक रह गया था, मालिक नहीं। वो बोलते बोलते रुक गए, फिर गहरी सांस ली। आगे उन्होंने कहा, उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। जहाँ पहले कंपनी में मेरा आदेश चलता था, अब वहाँ तानिया की आवाज गूंजती थी। घर में जहाँ सावित्री की चलती थी, अब तानिया जो कहती वो होता। मेरी पत्नी का तो संसार ही रसोई था। वो अपने हाथों से हमेशा मेरे और रौनक के लिए खाना बनाती, पर उसे वहां से हटा दिया गया, जैसे हमारी औकात बताई जा रही हो। यहाँ तक कि हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, या खाएंगे भी या नहीं, ये भी वो ही डिसाइड करती। और रौनक उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता। कंपनी में मेरी स्थिति शून्य हो गई। घर में भी हम पति पत्नी किसी पुराने फर्नीचर की तरफ पड़े रहते। तानिया ने पुराने नौकरों को निकाल दिया, जो हमें बहुत इज्जत देते थे। उनकी जगह अपने हिसाब से नए नौकर लगाए, जो हमें किसी फालतू चीज की तरह समझते। मैं मेरे ही खड़े किए गए साम्राज्य में अजनबी हो गया था। और एक दिन तानिया और रौनक हमारे पास आए। तानिया के चेहरे पर एक कुंठित मुस्कान थी। उसने हमसे कहा, मम्मी डैडी हमें लगता है कि आप दोनों ने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ी छुट्टी ले लीजिए। मैंने रौनक की ओर देखकर कहा, अब क्या चाहते हो तुम दोनों। हमारा सब कुछ तो छीन लिया, अब क्या बचा है। रौनक कुछ बोलता उससे पहले ही तानिया बोली, डैड आपको ऐसा क्यों लगता है हमने सब छीन लिया। माँ बाप की संपत्ति पर बेटे बहू का ही अधिकार होता है। हम तो आपकी विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने गुस्से में तानिया से कहा, तानिया पहली बात मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। और दूसरी बात, माँ बाप की संपत्ति में बेटे का अधिकार माँ बाप की इच्छा से होता है, धोखे से नहीं। और बदले में उन्हें प्यार सम्मान मिलता है। तुम लोगों ने हमें क्या दिया, धोखा, अपमान, अकेलापन। तानिया मुंह बिचकाती हुई खड़ी रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन रौनक ने कहा, देखा पापा, आप दोनों की यही आदत मुझे ठीक नहीं लगती।
आप दोनों के भले का भी कुछ करो तो उसमें भी आप दोनों को बुराई ही नजर आती है। फिलहाल यहाँ मैं और तानिया आप दोनों को यह बताने आए थे कि हमें लगता है कि आप दोनों ने बहुत काम कर लिया और अब आप दोनों को तीर्थ यात्रा कर लेनी चाहिए। हमने आप दोनों की रामेश्वरम की टिकट कराई है। हम कल आपको वहां छोड़कर आएंगे। मेरी पत्नी सावित्री ने सर झुकाकर धीरे से कहा। उसमें भी कोई ना कोई स्वार्थ ही होगा। बेटा, इतना तो तुमने कभी हमारा ध्यान नहीं दिया। रौनक वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया। आप दोनों के लिए तो कुछ भी कर लो, सब बेकार ही हैं। अपने कपड़े और जरूरी सामान तैयार रखना, कल हम दोनों आप दोनों को छोड़ने चलेंगे। तानिया भी रौनक के पीछे कुटिल मुस्कान देकर चली गई। उसके सैंडल की टकटक आवाज मेरे दिल को चीरती जा रही थी। उस यात्रा के लिए किसी ने हमारी मर्जी नहीं पूछी थी, बस आदेश दिया था। वो रात शायद हमारे जीवन की सबसे लंबी रात थी। अगले दिन रौनक और तानिया हमें ट्रेन के थर्ड एसी के डिब्बे में ले गए। वह हमारे अलावा और भी बहुत लोग थे। सबकी आंखों में कोई न कोई खुशी थी। बस हम दोनों की आंखों में ही और उदासी छाई थी। ट्रेन धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे समय हाथ से फिसलता जा रहा हो। कई घंटों के सफर के बाद एक स्टेशन आया, जहाँ रौनक और तानिया ने हमसे कहा कि यहाँ से ट्रेन बदलनी होगी। हम दोनों नीचे उतर आए। रौनक ने कहा, आप अपना सामान छोड़ दीजिए, मैं लेकर आ रहा हूँ। तानिया हमें ले जाकर उस स्टेशन के लोहे के उस कुर्सी पर बैठा देती हैं और कहती है, मैं आगे के सफर की टिकट लेकर आती हूँ। हम वहीं बैठकर रोहन और तानिया का इंतजार करते हैं। काफी देर तक वह दोनों नहीं आते। जब ट्रेन हॉर्न देने लगती है और छूटने ही वाली होती है, तभी सावित्री ने देखा कि रौनक और तानिया उस धीरे धीरे चलती हुई ट्रेन में चढ़ रहे थे। सावित्री उन दोनों के पीछे आवाज लगाती हुई ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ने लगी। ट्रेन थोड़ी तेज हो गई थी। मैं सावित्री को रोकने के लिए उसके पीछे भागा, पर तभी सावित्री का पैर मुड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच चलती चली गई। उसे बचाते हुए मेरा एक पैर भी वहां आ गया और कट गया। ट्रेन चली गई। मेरी सावित्री मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। अशोक जी, इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगे। आरव ने उन्हें संभाला। अशोक जी ने आगे कहा, मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता भी नहीं चला। आंख खुली तो किसी सरकारी अस्पताल में था। एक टांग कट चुकी थी। सावित्री मुझे छोड़कर जा चुकी थी। कुछ नहीं बचा था मेरे पास, सिर्फ ये आधा शरीर और दुखों का पहाड़। तब से ये स्टेशन मेरा घर और ये बैसाखी मेरा सहारा बन गई। बस जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, ये सोचकर कि शायद भगवान मुझे इंसाफ दे। इतना कहकर अशोक जी ने सर झुका लिया। आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। आरव ने कहा, बाबा, आप जैसा हिम्मती इंसान ना तो मैंने कहीं देखा ना सुना। भगवान ने आपको इतने बुरे दिन दिखाए, पर आप अब भी भगवान से इंसाफ की आस लगाए बैठे हो। अशोक जी ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर आंसू बहाए जा रहे थे। तभी आरव खड़ा हो गया और अशोक जी का हाथ पकड़कर बोला, बाबा, आप मेरे साथ चलिए। मेरे शहर, मेरी वर्कशॉप में मुझे सिखाइए। आपके अंदर का जो अनुभव है उसका उपयोग कीजिए। आप आज भी इतने ही काबिल, उतने ही हिम्मत से भरे हैं जितना शुरुआती दिनों में थे। बाबा, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको आगे हाथ जोड़ता हूँ। अशोक जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह लंगड़ा अपाहिज बूढ़ा तेरे किसी काम का नहीं। तो अपने साथ सिर्फ एक बोझ लेकर जाएगा और कुछ नहीं। आरव ने कहा, वह मेरी परेशानी है बाबा। अगर जिस दिन मेरे मन में यह ख्याल आ गया, उस दिन मैं खुद आपको इस स्टेशन पे छोड़ दूंगा। लेकिन आप एक बार मुझ पर भरोसा करिए। अशोक जी थोड़ी देर चुप रहे, कुछ सोचा और साथ जाने को हाँ कर दिया। आरव अशोक जी को अपने साथ बेंगलुरु ले गया। वहां उसने अशोक जी को अपना वर्कशॉप दिखाया। एक छोटा वर्कशॉप जहां कुछ मैकेनिक काम कर रहे थे। अलग अलग व्हीकल के पार्ट्स बनाए जा रहे थे। वह एक वर्कशॉप कम कोई कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। अशोक जी हंस पड़े। बोल बेटा आरव, इस तरीके से तुम अपना वर्कशॉप चलाओगे? आरव ने झेंपते हुए कहा, बाबा, मुझे कुछ खास अनुभव नहीं। शायद इसीलिए मैंने ऐसे नौसिखियों को तरह नौकरी को बीच में ही छोड़कर वर्कशॉप खोलने की सोच लिया। अब आप ही अपना हाथ मेरे सर पर रखिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आज से आप मेरा दिमाग और आपका हाथ पैर में। इसके बाद अशोक जी ने आरव को गाइड करना शुरू किया। उसे समझाया कि इतने सारे अलग अलग ऑटो पार्ट्स बनाने से अच्छा है कि भले कम ऑटो पार्ट्स बनाओ, लेकिन उसमें क्वालिटी लेकर आओ। मार्केटिंग के पीछे ज्यादा मत भागो, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दो। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट A1 क्वालिटी का होगा तो कस्टमर खुद भागकर तुम्हारे पास आएंगे और तुम ब्रांड बन जाओगे। आरव उनकी बातों को ध्यान से सुनता और जैसा वह बोलते वैसा ही करता। कुछ ही दिनों में अशोक जी ने अपने अनुभव के दम पर और आरव ने अपनी मेहनत से वर्कशॉप का नक्शा ही बदल दिया। अब वहां ऐसे ऑटो पार्ट्स बनाए जाते जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो।
अशोक जी के नेतृत्व में आरव ने एक ऐसा व्हीकल पार्ट बनाया जिसे अगर किसी व्हीकल में लगा दिया जाए तो उस व्हीकल में जो भी ईंधन डाला जा रहा है, अगर उसमें कोई अशुद्धि भी है तो उसे अशुद्ध की वजह से व्हीकल का इंजन खराब ना होता। इस प्रोडक्ट के मार्केट में आते ही तहलका मच गया। हर किसी को अपने व्हीकल में इस पार्ट को लगवाना था। पहले उसने यह पार्ट सिर्फ दो व्हीलर के लिए बनाए, उसे टेस्टिंग के लिए दिया। वह काफी अच्छा काम कर रहा था और तब जाकर मार्केट में उतारा। जब टू व्हीलर पर वो पार्ट इतना सक्सेसफुल हुआ, तब अशोक जी का इशारा पाते ही आरव अपने सहकर्मियों के साथ फोर व्हीलर और बड़े वाहनों के लिए बनाने में जुट गया। अशोक जी ने देखा कि आरव में अपने सहकर्मियों और वर्कशॉप में काम करने वाले अन्य लोगों के साथ तालमेल की कमी थी। वो अपनी बात मनवाने पर ज्यादा जोर देता क्योंकि वो वर्कशॉप का मालिक था। शाम को सभी के जाने के बाद अशोक जी ने आरव से बात की। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, आरव बेटा, तुम मेहनती ही तुम्हारे अंदर सीखने की भी प्रबल इच्छा शक्ति है। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अशोक जी ने आगे कहा, लेकिन फिर वो रुक गए। आरव हड़बड़ाकर बोला, लेकिन क्या बाबा? अशोक जी ने आरव की आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन एक कामयाब आदमी बनने के लिए सिर्फ इसी गुण का होना जरूरी नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नीचे काम करने वाले सहकर्मी जानकारी में तुमसे कम है, लेकिन याद रखना बेटा, भारत में जो काम 4 साल इंजीनियरिंग करके आया हुआ इंजीनियर नहीं कर पाता, उस काम को एक मैकेनिक 2 मिनट में कर देता है। इसका मतलब सीखा, किसी से भी जा सकता है। किसी को छोटा मत समझो, अपने साथ काम करने वालों को अपना परिवार मानो, उनका वैसे ही ख्याल रखो जैसे अपने परिवार का रखते हो। उनकी भी बात सुनो, अगर सही लगे तो उसका काम करो। क्या पता उसके पास तुमसे ज्यादा अनुभव हो। जब तुम अपने साथ काम करने वालों के सुख दुख के साथी बनोगे, उन्हें महत्व दोगे, तो वो तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह खड़ा होता है एक कंपनी का नींव। समझे मेरे बच्चे? आरव समझ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने अपने व्यवहार को काम करने वालों के प्रति बदला और धीरे धीरे उसका अपना खुद का एक परिवार बन गया, जो एक दूसरे का साथ देते। धीरे धीरे सबने मिलकर बड़े मोटर व्हीकल के पार्ट्स बनाना शुरू किए, मार्केट से कम रेट में, पर बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज के। अशोक जी ने आरव को पूरी तरह गाइड किया कि कहाँ से कच्चा माल सस्ता मिलेगा। धीरे धीरे आरव का यह वर्कशॉप एक मिनी कंपनी का रूप लेने लगा और अब वे और भी अलग अलग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स बनाने लगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होने की वजह से मार्केट में उसकी डिमांड अपने आप बढ़ती गई। कुछ ही सालों में आरव की कंपनी एक जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई और आज 3 साल बाद आरव को सबसे तेजी से बिजनेस ग्रोथ करने वाले यंग मैन का अवार्ड मिल रहा था। आरव ने यह अवार्ड सीधे अशोक जी के पैरों में रख दिया और सबसे कहा कि यही उसके गुरु हैं। आरव ने अपनी कंपनी का अध्यक्ष अशोक जी को बनाया और खुद डायरेक्टर पद पर ही रह गया। अशोक जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, इतना सम्मान तो कभी मेरे बेटे ने भी मुझे नहीं दिया। वह तो हर समय खुद मालिक बनने के लिए लालायित रहता, लेकिन तुमने अपनी कंपनी में खुद डायरेक्टर पद पर रहते हुए मुझे चेयरमैन बनाया। तुम देखना बेटा, तुम्हारी यह दरियादिली साफ दिल तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी। आरव अशोक जी के आगे बस सर झुका लेता। अब अशोक जी आरव के साथ बड़े बड़े डील्स करने उसके साथ जाते और अशोक जी के उस पेशाकी की जगह एक आर्टिफिशियल लेग लग चुका था, जिससे जब वह सूट बूट में पहन के आते तो पता नहीं चलता कि उनका एक पैर नहीं है। इसी बीच एक दिन खबर आती है कि मेहरा ऑटोमोबाइल्स दिवालिया घोषित हो गई है और अब बिकने वाली है। यह खबर मिलते ही अशोक जी के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। आरव ने ये बात भांप ली। उसने कहा, बाबा, आपको ये सुन के बहुत बुरा लग रहा है ना? अशोक जी ने बाहर खिड़की की तरफ मुंह करके बोला, हाँ, मैंने उस कंपनी को किस तरह से दिन रात एक करके खड़ा किया था, ये मैं और सरला ही जानते हैं। बिना किसी के सहयोग के गलतियां करके, अपनी कमाई लगा के और ना जाने कितनी खुशियों की कुर्बानियां देकर मैंने वो कंपनी खड़ी की थी। सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी उसके दिवालिया होने की खबर भी सुनूंगा। बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू टपक गए। आरव ने अशोक जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बाबा, मैं उस कंपनी को खरीदूंगा। अशोक जी पीछे मुड़े और आरव को समझाते हुए बोले, बेटा, वो कंपनी डूब चुकी है, उसमें पैसे लगाना मूर्खता होगी। आरव ने कहा, बाबा, मुझे इतना पता है वो कंपनी जिसकी है उसे वापस मिलनी चाहिए, और आप तो वो पारस हो जो लोहे को सोना बना दे। आरव वहां से चला गया। अगले दिन मेहरा ऑटोमोबाइल की नीलामी थी। नीलामी में आरव गया। उसने सबसे ज्यादा बोली लगाई और कंपनी खरीद ली, जिसमें उस कंपनी के सारे शेयर्स, कंपनी के अंदर आने वाली सारी लीगल प्रॉपर्टीज, बंगला, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर और सारे ब्रांचेस शामिल थे।
अशोक जी का बेटा रौनक अब सड़क पर आ गया था। नीलामी के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स की फाइल रौनक के पास गई। लास्ट सिग्नेचर के लिए रौनक ने देखा कि किसी अशोक एंड कंपनीज नाम की कंपनी ने उसकी कंपनी खरीदी थी। नीलामी के कागजों में साइन करते समय रौनक ने देखा कंपनी के चेयरमैन का नाम अशोक मेहरा था। उसका दिल धक से रह गया। उसने कागजों को पलटना शुरू किया। वहां अशोक जी का हस्ताक्षर था। उस हस्ताक्षर को देखते रौनक की जैसे धड़कनें रुक गई। उसके हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। वो भागता हुआ अशोक एंड कंपनीज के ऑफिस गया। बड़ा आलीशान ऑफिस, बहुत सारे काम करने वाले कर्मचारी। उसने रिसेप्शन से पूछा, चेयरमैन का केबिन कहाँ है? उसने बताया, अभी वो बिजी हैं, 1 घंटे इंतजार कीजिए। रौनक के लिए वो 1 घंटे एक जन्म जितने लंबे थे। थोड़ी देर बाद रौनक को अंदर जाने की परमिशन मिली। वो चेयरमैन के केबिन में गया। बड़ा आलीशान केबिन, एसी की ठंडी हवा, फाइलों का ढेर और सामने की तरफ कुर्सी घुमाकर बात करता कोई व्यक्ति। जब कुर्सी सामने की तरफ घूमी तो जैसे रौनक की पूरी दुनिया घूम गई। उसके मुंह से निकला, डेड। अशोक जी अपने बेटे को सामने देखकर फोन रख देते हैं। ऊपर से नीचे तक रौनक को देखते हैं। पुराना सूट, बाल बिखरे, आंखों के नीचे चिंता के काले घेरे। अशोक जी ने औपचारिक रूप से कहा, यस जेंटलमैन, टेल मी व्हाट डिड यू वांट फ्रॉम मी। रौनक आंखों में आंसू लेकर अशोक जी से बोला, डेड प्लीज, मैं पहले ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब इस तरह फॉर्मेलिटी वाली बात करके मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। अशोक जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने मुठ्ठियां भींच ली और बोले, तुम्हारे मुंह से 1.5 शब्द मेरे लिए गाली जैसा लगता है। मेरा बेटा उसी दिन मेरे लिए मर गया था जिस दिन उसने मुझे रेलवे स्टेशन पर अपाहिज बनाकर छोड़ दिया। उसकी वजह से मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गई। मैं सालों तक वही भीख मांगता रहा। उसने मुझे पलट कर भी नहीं देखा। वो इंसान मेरा बेटा नहीं, मेरे किसी पुराने या इस जन्म के बहुत बुरे कर्मों का फल था जो मैंने इतने साल भुगते। अब तुम मेरे कोई बेटे नहीं हो। रौनक की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या माँ अब इस दुनिया में नहीं है? अशोक जी ने लापरवाही से उसकी बात को काटते हुए कहा, अब जबरदस्ती का दिखावे का नाटक मत करो। मैं अब वो अशोकनाथ नहीं रहा जो अपनी बेटी की भावनात्मक बातों में आकर पिघल जाऊं। तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें लातों और जूतों से पीट नहीं रहा हूँ, वरना जिस तरह का बर्ताव तूने मेरे और मेरी पत्नी के साथ किया है, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ यहाँ से। रौनक घुटनों पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, पापा, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने जो भी कर्म किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी। तान्या भी मुझे छोड़कर चली गई। जिस दिन उसे लगने लगा कि कंपनी अब डूबने वाली है और इसके बचने के कोई चांस नहीं, वह मुझसे दूर चली गई। मैंने तान्या की बातों में आकर आपको और माँ को बहुत दुख पहुंचाया है। शायद इस बात की सजा भगवान मुझे दे रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, डेड मुझे बचा लीजिए। आपने मेरी कंपनी खरीद ली, कोई बात नहीं, ये तो आपकी ही थी। आप मुझे अपनी कंपनी में कोई भी छोटे मोटे सेल्समैन का या कोई भी नौकरी दे दीजिए, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। अशोक जी पीछे मुड़े और खिड़की की तरफ मुंह करके बोले, तुम जैसे आदमी को मैं अपनी कंपनी में नौकरी तो क्या कंपनी के बाहर खड़े होकर भीख मांगने की भी परमिशन नहीं दूंगा। अब इससे पहले कि आरव यहाँ आ जाए और तुम्हें पुलिस को दे दे, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर का पिता ही है जो मुझे तुम्हारे साथ उस हद तक की बदसलूकी और तुम्हारे कर्मों की सजा देने से रोक रहा है। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाओ यहाँ से। रौनक मुंह लटकाकर वहां से धीरे धीरे जाने लगा। अशोक जी ने उसे मुड़कर पीछे देखा तक नहीं। शायद रौनक को उसके कर्मों की सजा मिल गई थी, लेकिन अशोक जी को जो सजा मिली वह किस बात की थी, वह आज तक नहीं समझ पाए। रौनक के जाते जाते अशोक जी की आंखों में एक आखिरी बार आंसू आए, अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय को याद करके। फिर अशोक जी ने कभी पलट कर रौनक की तरफ नहीं देखा। ना ही रौनक की हिम्मत हुई कि वह अशोक जी के सामने दोबारा आए। दोस्तों, क्या अशोक जी ने रौनक के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। आपके छोटे से सहयोग से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जाते जाते हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।